हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडिवल हिस्ट्री की श्रृंखला में। इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी हो चुकी थी उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था यानी दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में, उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में बने रहिएगा मेरे साथ में और भरपूर एंजॉय लीजिए इस पूरे के पूरे, एक प्रकार से बोले तो दिल्ली सल्तनत का जो भी सारे वंश आए उन सभी वंशों का भरपूर आनंद लीजिए मेरे साथ में कि कौन कौन से वंश आए जो कि इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा चल रहा था जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में लेकर के चलेंगे और फिलहाल में जो भी सारी बातें होंगी वो हम आपके समक्ष बड़े ही बेहतरीन अंदाज से पेश करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमको अध्ययन के दृष्टिकोण से तो सहजता महसूस होगी ही, लेकिन इस अध्ययन के सिवाय हमारे समझने के उद्देश्य से भी और एक प्रकार से बोले तो एक कहानी टाइप में हम आनंद लेंगे, जिससे कि हमको भरपूर आनंद आएगा। ठीक है, तो देखते हैं और आनंद लेते हैं इसी में। सर्वप्रथम के पूरे दिल्ली सल्तनत में इससे पहले जो हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं वो हमारा स्टार्ट था, यानी इसमें 4 से 5 वंशों का अध्ययन हमने करना था। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने गुलाम वंश देखा, गुलाम वंश के पश्चात में हम लोगों ने खिलजी वंश देखा, खिलजी वंश के पश्चात में हमने तुगलक, सैयद और लोधी वंश, इन सभी वंशों का अध्ययन हमने करना है जो कि बारी बारी से आकर के इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो उसी में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इसका पूरी तरीके से अगर बात करें तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश का जिक्र कर रहे थे, या जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो दास वंश भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम लोग कर रहे थे और इसमें कुछ हमारे शासक आते हैं, या प्रमुख रूप से हम जो इस पूरे के पूरे गुलाम वंश के तौर पे या इस पूरे के पूरे दास वंश में हमको जो अध्ययन करना है या जिन शासकों के संदर्भ में हमको अध्ययन करना है वो हमारे कुछ शासक इस प्रकार से हैं। और इतिहासकारों के द्वारा अगर बोला जाए तो कुल मिलाकर के 11 शासकों का अध्ययन हमने करना है जो कि पूरे के पूरे गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं और अपनी सत्ता को इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र में स्थापित करते हैं। ठीक है, और इन्हीं की सत्ता यहाँ पे चलती रही, तो जिस कारणवश हम लोगों ने इसको नाम दिया दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, देखते हैं इसी में, यानी हम लोगों ने इसमें जो जिक्र करना है शासकों का, वो शासकों का जिक्र करना है। सबसे पहले जो शासक आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में इसका एक पुत्र होता है जिसको हम लोग आराम शाह के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में इसी का एक प्रकार से बोले तो इसका दामाद होता है या एक प्रकार से इसी का दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसको हम लोग इल्तुतमिश बोलते हैं, इल्तुतमिश बोलते हैं। ठीक है, या शहाबुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में इनका भी पुत्र होता है लेकिन वो योग्य नहीं होता, और इन्हीं के पश्चात में इनकी एक पुत्री होती है जिसके संदर्भ में हमको अध्ययन करना है, जिसको हम लोग रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है,
एंड इसी के पश्चात में रजिया सुल्तान के पश्चात में हमारे यार एक प्रकार से बोले तो इल्तुतमिश का ही पुत्र एक और होता है या रजिया का भाई होता है, जिसको हम लोग बहरम शाह के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात में अलाउद्दीन मसूद आते हैं शासन करने के लिए। उसके पश्चात में आते हैं हमारे नसीरुद्दीन मसूद शाह आते हैं, नसीरुद्दीन मसूद शाह आते हैं। उसके पश्चात में गियासुद्दीन बलबन आते हैं, बलबन के नाम से जानते हैं। एंड इन्हीं के पश्चात में एक दो शासक और आते हैं जिनको हम लोग एक प्रकार से बोले तो कैकुबाद बोलते हैं, कैकुबाद के नाम से जानते हैं। और बाद में जो सबसे लास्ट शासक आता है उसको हम लोग क्यूमर्स के नाम से जानते हैं, क्यूमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इन शासकों का अध्ययन हमने करना है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसकी बात की, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की, आराम शाह की बात की। आराम शाह के पश्चात में यार हम एक प्रकार से बोले एंड इसी में हम लोग क्या करते हैं, इल्तुतमिश का जिक्र करते हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने जो बात कर चुके हैं इसके पहले की क्लास में वो ऐबक की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आराम शाह का भी जिक्र हम कर चुके हैं। इसके पश्चात में हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र शायद किया था इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश का जिक्र अगर हम लोगों ने किया था तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो और अच्छी बात है। अपनी क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कहां से, यानी इल्तुतमिश से, जिसको हम लोग या इसका जो पूरा नाम था वो शहाबुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं। इसका जो शासनकाल होता है वो शासनकाल इसका 1210 से लेकर के कब से, यानी एक प्रकार से बोले तो 1210 में ही आराम शाह शासक बनता है और 1210 में ही इसकी हत्या हो जाती है, यानी इल्तुतमिश इसकी हत्या करके स्वयं गद्दी संभालता है। इल्तुतमिश 1210 में ही, और 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी के मध्य में ये इल्तुतमिश दिल्ली के सल्तनत पे शासन या अपनी सत्ता को स्थापित करता है। कहीं कहीं किसी यार बुक में 1211 भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोगों ने याद रखना है कि किसी किसी बुक में 1210 मिलेगा और किसी किसी बुक में 1211 मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इसी इल्तुतमिश के संदर्भ में। ये जो इल्तुतमिश होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, बलबन जो था ये इल्तुतमिश का दास था। जिस कारणवश इन तीनों के दास होने के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इसको हम दास वंश या गुलाम वंश की संज्ञा देते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि बाकी बचे हुए जो शासक हैं वो दास नहीं थे, वो गुलाम नहीं थे, जिस कारणवश इसको हम एक नाम और देते हैं, जिससे कि उन लोगों ने इस पूरे के पूरे वंश को एक नाम और दिया, जिसको कि हम ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। इसी में ये जो इल्तुतमिश होता है ये इस तरह के शासन करता है, और यह एक ऐसा शासक होता है, इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होता है, जो कि सुल्तान पद की पदवी धारण करने के पश्चात में ही ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। और जैसे ही सुल्तान पद की पदवी धारण करता है तो हमारा जो एक प्रकार से सुल्तान की पदवी कौन देता था, यार हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में एक परंपरा विकसित हो चुकी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को संचालित करना चाहता है या अपनी सत्ता को संभालना चाहता है प्रशासनिक रूप से, तो उसको खलीफा से अनुमति लेने के पश्चात में ही वो अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करता था। ऐसा इस्लाम धर्म की परंपरा थी। ठीक है, तो जो कि इसने भी स्वीकृति प्रदान की खलीफा से, और खलीफा ने इसको जब स्वीकृति दी, सुल्तान पद की पदवी दे दी, तो इसको एक उपाधि भी देते हैं।
एक खिलवत नाम की उपाधि देते हैं। इसको भी याद रखना है कि जैसे ये सुल्तान से खलीफा से सुल्तान पद की पदवी धारण करता है तो इसको खिलवत नाम की उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। खलीफा के द्वारा ये उपाधि दी जाती है और इसी के पश्चात में ये अपनी पूरी की पूरी सत्ता को संचालित करने लगता है दिल्ली वाले क्षेत्र में। और ये भी याद रखिएगा कि ये इस गुलाम वंश का पहला शासक होता है जो कि सुल्तान पद की पदवी धारण करता है। और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ये सुल्तान पद की पदवी धारण नहीं करता है। ये बिना सुल्तान पद की पदवी धारण किए बिना ही, अर्थात एक प्रकार से बोलना चाहे तो खलीफा से अनुमति नहीं प्रदान करता और निरंतर अपनी सत्ता पे बना रहता है। महज 4 वर्ष ही ये अपनी सत्ता को संभाल पाता है, उसके पश्चात में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। शायद इसी कारणवश इसने अपने साम्राज्य पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये होता है कि ये अपने साम्राज्य को ज्यादा मजबूतीकरण नहीं प्रदान कर पाता या अपने साम्राज्य को एक प्रकार से विस्तारीकरण नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही शमसुद्दीन इल्तुतमिश आते हैं ये यार सुल्तान पद की पदवी जैसे ही धारण करते हैं, इनको तो छूट मिल गई कि अब हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र से अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। और जैसे ही खलीफा ने अनुमति दे दी तो ये यार कई सारे कार्य करता है अपने पूरे के पूरे शासनकाल के दौरान में। क्या करता है कि ये एक प्रकार से बोले तो साम्राज्य का विस्तारीकरण करता है, क्योंकि समय इसके पास काफी ज्यादा था। वो महज 4 वर्ष शासन करता है और ये 1210 से लेकर के 1236 के मध्य में क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, तो ये अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण भी करता है और विस्तारीकरण करने के पश्चात में ही अपने साम्राज्य को मजबूतीकरण भी प्रदान करता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे कि ये मजबूतीकरण करने के पश्चात में या संदर्भ में कौन कौन से कार्य ऐसे करता है। शायद इसी कारणवश इतिहासकारों ने इनके संदर्भ में ये कहा है कि जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे ये मतलब साम्राज्य का विस्तारीकरण करते हैं अपने शासनकाल के दौरान में और अपने साम्राज्य को मजबूतीकरण प्रदान करते हैं। इस कारणवश इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ये है इल्तुतमिश। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यार एक हमारे इतिहासकार आते हैं जिनको हम लोग एक प्रकार से बोले तो ईश्वर प्रसाद के नाम से जानते हैं। ये ईश्वरी प्रसाद हमारे ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इल्तुतमिश के संदर्भ में ये कहा है कि ये एक ऐसा शासक था इस पूरे के पूरे गुलाम वंश का जो कि एक प्रकार से बोले तो इस गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक की संज्ञा देते हैं ये। इसी कारणवश ये इनका मानना था। ठीक है, इस कारणवश इनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो मिल गई इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में अगर हम लोग और बात करें इल्तुतमिश के संदर्भ में तो इन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण करने के लिए कई सारे कार्य किए। जैसे इन्होंने कई सारी प्रथाएं चलाई, जैसे इक्ता प्रथा हो गया। इक्ता प्रथा, इसको भी याद रखिएगा कि ये जो इल्तुतमिश होते हैं ये एक प्रथा चलाते हैं जिसको हम लोग इक्ता प्रथा के नाम से जानते हैं। ये इक्ता प्रथा क्या होती है कि ये एक प्रकार से बोले तो जो भी उस समय जमींदार हुआ करते थे उनको एक प्रकार से भूमि दी जाती थी एक जागीर के रूप में। यानी इल्तुतमिश के समय में जो भी लोग जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, उनको भूमि दी जाती थी एक तरह से बोले तो जागीर के रूप में। और उस भूमि से जो है कि एक प्रकार से उनको भूमि दी गई और उस भूमि से जो भी सारी पैदावार होती थी या जो भी सारे वो जमींदार उस पर जो भी सारी फसलें या जो भी सारे कार्य करते थे उसके बदले में वो इस शासक को या अपने राजा को टैक्स दिया करते थे। ठीक है, तो इसी को इक्ता प्रथा के नाम से जानते हैं जो कि एक प्रकार से बोले तो राजस्व व्यवस्था थी, एक प्रकार से
जो कि पूरे के पूरे अपनी सत्ता को या प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से, अगर किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करना है तो उसमें राजस्व वसूलना बेहद और बेहद आवश्यक हो जाता है। इसी पूरे राजस्व से ही उस पूरे के पूरे साम्राज्य की जो भी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, राजा उन्हीं के संदर्भ में प्रयोग करता है। तो ये इक्ता प्रथा हो गई हमारी। इक्ता प्रथा के पश्चात में वो एक प्रकार से कुछ सरदारों का गठन भी करता है, जिनकी सहायता से वो अपने साम्राज्य को बेहद और बेहद मजबूत बनाता है। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसमें कि उसने एक प्रकार से, मैंने बोला कि वो सरदारों का गठन करता है, तो 40 सरदारों का गठन करता है, जिसको तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जानते हैं, अर्थात 40 सरदारों का दल। क्या बोला गया? 40 सरदारों के दल का गठन कौन करता है? तो ये हमारा करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्यों करता है? क्योंकि इसका साम्राज्य और मजबूत हो सके इन्हीं 40 सरदारों के माध्यम से या 40 सरदारों की सहायता से। ये कौन से ऐसे व्यक्ति होते थे? तो ये एक प्रकार से सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ एक गठित किया हुआ समूह था, जो कि काफी मजबूत था और काफी शक्तिशाली था, जिनकी सहायता से इल्तुतमिश ने एक प्रकार से आराम शाह या ऐबक के संदर्भ में या ऐबक के समर्थन में जितने भी सारे लोग थे इसके पूरे के पूरे साम्राज्य में, उनको वो ये क्या करता है, इन्हीं सरदारों के माध्यम से परास्त करता है या उनको मारता है या उनको समाप्त करता है, ठीक है, जो उनके समर्थन में थे। इस प्रकार से धीरे धीरे इसकी सत्ता विस्थापित होती जाती है, साम्राज्य का विस्तारीकरण होता जाता है और साम्राज्य बेहद और बेहद मजबूतीकरण की स्थिति में आता है इल्तुतमिश के समय में, ठीक है। इसी कारणवश इन्हीं सारे कार्यों के बदौलत इसको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है। इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो इल्तुतमिश ऐसा शासक था जो कि कुतुबुद्दीन के द्वारा एक मीनार का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको हम लोग कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। तो इस कुतुब मीनार के नींव का निर्माण तो ऐबक रखता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है वो करवाता है इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश के समय में आकर के कुतुब मीनार का जो कार्य था वो पूर्ण रूप से क्या होता है, यानी संपन्न होता है और पूर्ण रूप से ही ये कुतुब मीनार का निर्माण इसी के समय में करवाया जाता है। और हम लोग इससे पहले अध्ययन कर चुके हैं कि ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में या इन्हीं के संदर्भ में करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में यार और जिक्र करें तो जो भी सारा सिस्टम था ये और भी करता है कि अपने समय में ये कुछ सिक्के चलवाता है। सिक्के कैसे चलवाता है कि वो शुद्ध हमारे फारसी के सिक्के थे, यानी उस पे फारसी भाषा लिखी हुई थी, शुद्ध फारसी के सिक्के ये चलवाता है, जिसमें कुछ हमारे सिक्के थे चांदी के सिक्के थे और कुछ हमारे सिक्के थे जो कि जीतल नामक तांबे के सिक्के थे। यानी तांबे के जीतल नामक सिक्कों का निर्माण में भी ये अपने शासन काल में करवाता है। यानी सिक्कों का निर्माण भी ये अपने समय में क्या करवाता है। और कौन कौन से सिक्के? तो चांदी का डंका नामक सिक्का होता है और एक सिक्का होता है जीतल नाम का जो कि तांबा का होता है। तांबा का जीतल नामक सिक्का होता है, इसको भी निर्मित करवाता है। और ये सिक्के ऐसे होते हैं जो कि शुद्ध रूप से फारसी के सिक्के होते हैं, ठीक है। इन पे फारसी भाषा का एक प्रकार से बोले तो उकेरीकरण किया गया था, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में इल्तुतमिश के समय में और भी सारे कार्य किए गए। इल्तुतमिश ही वह ऐसा प्रथम शासक था गुलाम वंश का जो कि यार एक प्रकार से अगर हम बोले तो इसके समय में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल जो कि हमारे पश्चिमी सीमा प्रांत से ही आते हैं, यानी पश्चिमी सीमा प्रांत से आते हैं और ये भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अर्थात सिंधु नदी का जो भी हमारा क्षेत्र आता है
इस पे ये आक्रमण करते हैं, जो कि इन मंगोलों का एक प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग चंगेज खां के नाम से जानते हैं। तो चंगेज खां का जो आक्रमण होता है वो इल्तुतमिश के समय में ही होता है और इल्तुतमिश इनको बाकायदा परास्त करता है। और ये जो चंगेज खां या ये जो मंगोल थे, ये केवल और केवल पश्चिमी सीमा प्रांत में ही आकर के मतलब अपना आक्रमण करते हैं, और लेकिन ये मतलब भारत के अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश करने के संदर्भ में इल्तुतमिश इनको पराजित करता है, और ये मंगोल वंश के जो भी शासक था चंगेज खां, ये क्या कर देता है कि पूरी तरीके से एक प्रकार से बोले तो पश्चिमी सीमा प्रांत के केवल और केवल सीमा प्रांत तक ही सीमित रह जाता है, और ये अंदरूनी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस कारणवश भी इतिहासकारों ने इल्तुतमिश को ज्यादा तवज्जो दी, किस संदर्भ में कि वास्तविक संस्थापक होने के संदर्भ में, ठीक है। और यह एक ऐसा शासक था पहला जो कि इस पूरे के पूरे गुलाम वंश का सबसे ज्यादा अभी तक के दौरान में सबसे ज्यादा शासनकाल इसने पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे अपनी गद्दी को संभाल करके रखता है, ठीक है। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में आक्रमण होने से भी बचाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में अगर और बात करें इल्तुतमिश के संदर्भ में, तो इल्तुतमिश एक ऐसा शासक होता है कि इसकी जब मृत्यु वगैरह होती है 1236 वगैरह में, तो इसका एक पुत्र होता है जिसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जानते हैं या रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से जानते हैं। कुछ समय के लिए ये सत्ता पे बैठता है। इल्तुतमिश का मानना था कि मेरा जो पुत्र है रुकनुद्दीन, ये सत्ता को संभालने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात यह अयोग्य है, तो मैं इसको सत्ता पे स्थापित नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी उस समय दरबार के आसपास जो भी अमीर लोग थे या जो भी दरबारी लोग थे जो कि इल्तुतमिश के आसपास रहते थे, उनका मानना ये था कि रुकनुद्दीन को ही हम लोग अपने शासक के तौर पे चुनना चाहेंगे और किसी भी शासक को हम देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिलहाल में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रुकनुद्दीन वास्तव में शासक बनता है, लेकिन कुछ समय के लिए, और मैंने ये पहले ही बोला कि ये योग्य नहीं था, अयोग्य था सत्ता को संभालने के लिए, जिस कारणवश कुछ समय के पश्चात में रजिया सुल्तान क्या होती है, इसकी हत्या करवा दी जाती है और कुछ समय के बाद में या इसको हटा दिया जाता है, और रजिया सुल्तान क्या होती है 1236 में ही अपनी सत्ता को संभालती है इल्तुतमिश के पश्चात में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भी सारा सिस्टम था ये इल्तुतमिश के संदर्भ में था, और उसका पुत्र रुकनुद्दीन आता है, वो अयोग्य था, इस कारणवश कुछ समय तक ही सत्ता पे काबिज रहता है। इनके पश्चात में आती है रजिया सुल्तान, जो कि इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जो कि पूरे के पूरे सत्ता को संभालती है, या दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालने वाली रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला थी, ठीक है। देखते हैं उन्हीं के संदर्भ में कि रजिया सुल्तान कौन थी, कैसे शासक बनती हैं, इनके संदर्भ में देखते हैं। रजिया सुल्तान के संदर्भ में, ये जो रजिया सुल्तान थी इनका जो कार्यकाल होता है बात करें तो 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के मध्य में, अर्थात बोले तो यह भी ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाती हैं या ज्यादा समय तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाल नहीं पाती हैं। महज केवल और केवल 4 वर्षों तक ही ये अपनी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, जब ये बैठती है रजिया सुल्तान, तो एक प्रकार से बोले तो जो भी दरबारी लोग थे या जो भी अमीर लोग थे उस समय के, ये लोग मतलब रजिया सुल्तान से काफी जलने लगते हैं। एक प्रकार से बोले तो इनके समर्थन में नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश उन लोगों का ये मानना था, या जो भी दरबार के आसपास के लोग हुआ करते थे उनमें सबसे प्रमुख ये हमारा तुर्कान एक चहलगामी वाला समूह भी था, तो ये सारे लोग रजिया सुल्तान से जलने लगते हैं। और ऐसा होता है कि ये लोग रजिया सुल्तान के समर्थन में ना होकर के उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और विरोध में क्यों खड़े होते हैं? उनका मानना ये था कि अभी तक जो भी सारे इस पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालता है
वो हमारे पुरुष थे, लेकिन अब ये महिला आ गई। अभी तक हम जो सलाम दुआ करते थे वो एक पुरुष शासक को करते थे, और हम किसी महिला के सामने अपना सर झुकाएं, उसको सलाम दुआ करें, ये हमसे नहीं हो सकेगा। ये किनका मानना था? ये मानना था उनके आसपास के दरबारियों का। ठीक है, इसी कारणवश उनको थोड़ा सा तवज्जो नहीं मिली, और जिस कारणवश महज ये केवल और केवल 4 वर्ष ही शासन कर पाती हैं। और ये रजिया सुल्तान जब भी आती थी दरबार में तो वही पूरे तरीके से पुरुषों वाले रुतबे में आती थी। जिस प्रकार से पुरुष शासक होता था, पुरुष राजा होता था, दरबार में आता था बाकायदा एकदम व्यवस्थित होकर के, तो रजिया सुल्तान भी बाकायदा पुरुषों की तरह रहने लगती है और दरबार में आती है बाकायदा एक प्रकार से बोले चुंगा पहनना, टोपी पहनना, या जो भी पुरुषों का पोशाक वगैरह होता था, युद्ध वगैरह होते थे तो पुरुषों की तरह युद्ध करना, ये सारी की सारे जो गुण थे वो पुरुषों वाले गुण रजिया सुल्तान के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी कारणवश इनको योग्य माना गया था, लेकिन फिर भी इनके समर्थन में लोग नहीं थे, जिस कारणवश इनको गद्दी से हटा दिया गया। और फिलहाल में इनको गद्दी से हटाया नहीं गया। जब इनके समर्थन में ये शासन करती हैं तो इनके समर्थन में कुछ लोग थे और कुछ लोग इनके समर्थन में नहीं थे, अर्थात इनके शासनकाल के दौरान में जो कि दरबार के लोग थे वो 2 गुटों में बढ़ गए थे। 2 गुटों से तात्पर्य यह है कि कुछ लोग रजिया सुल्तान के पक्ष में थे कि ये हमारी शासिका होंगी दिल्ली सल्तनत की, और कुछ हमारे एक गुट हमारा ऐसा था जो कि रजिया सुल्तान के पक्ष में नहीं था। वो लोग, उनका मानना ये था कि हम इनको शासक के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पुरुष नाम के राजा, अर्थात जो भी राजा होते थे वो पुरुष होते थे, उनको हम लोगों ने सलाम दुआ किया, उनको उनके सामने हम लोगों ने सर झुकाया। अब हमारे आज ऐसे दिन आ गए कि हम एक महिला के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, उसको सलाम दुआ नहीं करेंगे। तो इस कारणवश कुछ लोग इनके पक्ष में भी थे और कुछ लोग इनके विपक्ष में भी थे। ठीक है, जिस कारणवश कुछ दिनों के पश्चात में जैसे ही शासन का दौर आगे बढ़ता है तो इनकी भी कुछ गलतियां होती हैं, रजिया सुल्तान की भी, जिस कारणवश इनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा मानना क्या है कि यार इसमें ये बोला गया कि रजिया सुल्तान जो थी ये थोड़ा सा गलती भी करती हैं और गलती नहीं भी करती हैं। गलती ये करती हैं कि इनका भी, यार आप शासक हो, सबसे ऊपर हो पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में, पूरे देश में सर्वोपरि आप हो, तो आप कुछ निर्णय जो भी लोगे या जो भी निर्णय आप लोगे वो अपने अनुसार विचार और विमर्श करने के पश्चात में ही आप कोई ना कोई निर्णय लोगे। ठीक है, क्योंकि आप शासक हो, सर्वोपरि आप हो, जो होंगी सारी चीजें आपसे ही शुरू होंगी। लेकिन इनको भी थोड़ा सा चस्का लगता है प्रेम प्रसंग वाला, यानी बाबू सोना धनिया पुदीना का चस्का इनको भी लगता है। तो ये क्या करती हैं कि ये भी एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती हैं। क्या होता है कि अपने शासनकाल के दौरान में इनको याद आती है कि अभी हमने धनिया पुदीना वाला सिस्टम स्टार्ट नहीं किया, तो इनको भी थोड़ा सा याद आता है कि थोड़ा सा हम भी बाबू सोना करते हैं। और जैसे ही ये बाबू सोना के चक्कर में पड़ती हैं तो इनका एक प्रकार से बोले तो एक व्यक्ति होता है जिसको ये बाबू सोना के रूप में चुनती है, जिसको हम लोग याकूत के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। कौन था? याकूत नाम का व्यक्ति था। याकूत नाम का व्यक्ति था जिससे कि रजिया सुल्तान बड़े ही बेहतरीन अंदाज में प्रेम प्रसंग इनका चलता है और प्यार मोहब्बत कर बैठती हैं। और यही एक ऐसा कारण था कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी इसी कारणवश इनके हाथ से निकल जाती है। और यही एक ऐसा रीजन भी था कि पूरा का पूरा गुलाम वंश की जो सत्ता थी रजिया सुल्तान के हाथ में थी एक समय, लेकिन इस बाबू सोना धनिया पुदीना के वजह से ये पूरी की पूरी सत्ता इनके हाथ से निकल जाती है। और क्या होता है कि इस याकूत नामक व्यक्ति से जैसे ही इनको प्यार होता है तो ये एक प्रकार से बोले तो मुसलमान नहीं था, मतलब उच्च वर्ग का मुसलमान नहीं था, था मुसलमान ही, लेकिन ये जो थे ये तुर्क मुसलमान थे। ठीक है, रजिया सुल्तान के जो भी वंशज थे या ये जो भी गुलाम वंश के लोग थे ये तुर्क मुसलमान थे। और ये
तुर्क मुसलमान नहीं था, याकूत तुर्क मुसलमान नहीं था, ठीक है, जिससे कि लोग और जलने लगते हैं। इनके जो दरबारी होते हैं वो और इनके पक्ष में खड़े नहीं होते। तो क्या होता है कि ये इससे एक प्रकार से बोले याकूत से जैसे ही प्रेम प्रसंग होता है, ये इनसे एक प्रकार से बोले तो याकूत को भी अपने दरबार में रख लेती हैं और इसको एक प्रकार से बेहद और बेहद उच्च वर्ग का या बेहद महत्वपूर्ण एक पद दे देती हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो अश्वशाला का प्रधान बना देती हैं। क्या बना देती हैं? अश्वशाला का प्रधान बना देती हैं। अश्वशाला कहने से तात्पर्य यह है कि जहां पे भी घोड़े वगैरह रहते थे, घोड़ों का जो अस्तबल हुआ करता था, उसका प्रधान बना दिया गया याकूत को। किसके द्वारा? रजिया सुल्तान के द्वारा, जिससे कि ये पूरे के पूरे साम्राज्य का बहुत ही बड़ा पद था उस समय का, जिस कारणवश इनके जो दरबारी थे या तुर्कान ए चहलगानी के जो भी लोग थे वो रजिया सुल्तान से काफी जलने लगते हैं और इनके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, जिस कारणवश उस समय के जो भी अमीर लोग थे या जो भी दरबारी लोग थे, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो कि एक भटिंडा का बोले तो भटिंडा क्षेत्र का एक हमारा शासक होता है, जिसको हम लोग अल्तिन तूनिया के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। भटिंडा क्षेत्र का यानी भटिंडा क्षेत्र का एक शासक होता है जिसको अल्तुन तूनिया के नाम से जानते हैं। इस शासक को वहां के दरबारी लोग या तुर्कान ए चहलगानी के जो भी सदस्य थे वो आमंत्रित करते हैं कि आप आइए इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में और रजिया सुल्तान के खिलाफ आप युद्ध कीजिए या रजिया सुल्तान के खिलाफ आप संघर्ष कीजिए। तो इसको तो आमंत्रण की स्थिति मिली, ये आता है बाकायदा भटिंडा वाले क्षेत्र से दिल्ली वाले क्षेत्र में और क्या करता है कि रजिया सुल्तान के खिलाफ संघर्ष करता है, जिसमें इस युद्ध के पश्चात में अल्तुन तूनिया जो था ये मतलब याकूत की हत्या कर देता है और याकूत की हत्या करने के पश्चात में रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है और उनको कारागार में डाल दिया जाता है, ठीक है। जिस कारणवश इसके पश्चात में अब ये जो अल्तुन तूनिया था कुछ समय के लिए ये यहाँ पे शासन करता है और इसी के पश्चात में रजिया सुल्तान जो थी ये काफी इंटेलिजेंट थी, काफी बुद्धिजीवी थी। तो ये क्या करती हैं कि अपना दिमाग लगाती हैं कारागार में ही रह करके और एक रणनीति बनाती हैं कि मैं अल्तुन तूनिया के पक्ष में जाकर के एक रणनीति बनाऊंगी जिससे कि इस कारागार से मुझे निजात भी मिलेगी और मैं अपनी सत्ता को पुनः वापस पा सकूंगी। तो ये क्या करते हैं कि ये फिर से एक मतलब रणनीति बनाती हैं और अल्तुन तूनिया से कहती हैं कि अब हमको आपसे प्यार हो गया, हमको आपसे क्या हुआ? प्यार हो गया। धनिया पुदीना इनके साथ में भी शुरू हो गया, किसका? रजिया सुल्तान का। तो अब जब ये बाबू सोना धनिया पुदीना अल्तुन तूनिया से हुआ तो अल्तुन तूनिया काफी खुश हुआ कि रजिया सुल्तान हमको प्यार मोहब्बत करती है। तो क्या होता है कि ये अल्तुन तूनिया रजिया सुल्तान को रिहा कर देता है और फिलहाल में कुछ दिनों के पश्चात में इनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है और क्या होता है कि कुछ दिनों के पश्चात में दोनों ही आपस में मिलके शादी कर लेते हैं और शादी करने के पश्चात में ये क्या होता है कि जो भी रजिया सुल्तान और अल्तुन तूनिया होता है ये दिल्ली की गद्दी को छोड़ करके चले जाते हैं भटिंडा वाले क्षेत्र में, यानी अपने क्षेत्र वो रजिया सुल्तान को लेके चला जाता है और उसके पश्चात में बोला जाता है कि जैसे ही ये यहाँ से चले जाते हैं तो दिल्ली की गद्दी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। अब कोई भी शासक यहाँ पे शासन करने के लिए नहीं बचता, जिस कारणवश इनका एक भाई भी होता है या इल्तुतमिश का एक पुत्र होता है जिसको हम लोग बहरम शाह के नाम से जानते हैं। तो ये देखता है कि गद्दी खाली हो गई, रजिया सुल्तान का भाई था तो ये देखता है कि गद्दी खाली हो गई, बहन हमारी धनिया पुदीना में लगी है तो इनको धनिया पुदीना में लगे रहने दो, हम इस गद्दी को संभालते हैं। तो
तो ये क्या करता है कि दिल्ली वाली गद्दी पे या इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है कौन? वो बैठता है बहरम शाह। कब बैठता है? वो बैठता है 1240 ईस्वी में, ठीक है, बैठता है। और उसके पश्चात में जब ये गद्दी पे बैठता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों तक ये शासन करता है। और जैसे ही पता लगता है रजिया सुल्तान को कि मेरा भाई दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ चुका है और पूरे के पूरे गुलाम वंश की सत्ता को संभाल रहा है, तो ये क्या करते हैं कि भटिंडा वाले क्षेत्र को छोड़ करके अल्तुनतुनिया और रजिया सुल्तान ये वहां से फिर आते हैं दिल्ली वाले क्षेत्र में अपने भाई को गद्दी से हटाने के लिए या इनके पक्ष में इनको हटाने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जैसे ही आते हैं तो बहरम शाह जो होता है, बहरम शाह जो होता है वो क्या होता है कि मतलब उसको पता चल जाता है और वो रास्ते में ही इन दोनों की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उसके भाई के द्वारा हत्या करवा दी गई, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि जैसे ही वो भटिंडा वाले क्षेत्र से दिल्ली सल्तनत की ओर निकलते हैं तो यार इनके जो भी विरोधी थे या इनके समर्थन में जो लोग नहीं थे या वो लोग क्या करते हैं कि इनको रास्ते में ही इनकी मौत हो जाती है या रास्ते में ही इनको मरवा देते हैं, या ऐसा बोला जाता है कि डाकुओं का हमला हो जाता है, या ऐसा भी बोला जाता है कि इनके जो गद्दार थे जो कि इनको पसंद नहीं करते थे, इनके दरबार में रहते थे, तो वो लोग गद्दारी करते हैं और इनको क्या कर देते हैं? मौत के घाट उतार देते हैं अल्तुनतुनिया और रजिया सुल्तान को, जिस कारणवश इस पूरी की पूरी गद्दी पे अभी तक बैठा रहता है कौन? बहरम शाह। अब यहाँ से मृत्यु हो गई रजिया सुल्तान की और गद्दी पे कौन बैठा है? 1240 में मृत्यु होती है और इस 1240 में ही हमारा बैठता है कौन? बहरम शाह। बहरम शाह बैठता है। कब बैठता है? ये ज्यादा दिनों तक नहीं बैठता है, 1240 में बैठता है। कब बैठता है? देखते हैं यहाँ पे, यानी बहरम शाह बैठता है 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। यानी महज केवल और केवल ये 2 वर्षों के लिए ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है एज अ गुलाम वंश के तौर पे, ठीक है, कौन? बहरम शाह, ठीक है, जिसके पश्चात में ज्यादा इसका काम नहीं होता, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। इसके पश्चात में 1242 से लेकर के 1246 ये वो समय होता है कि इसमें एक शासक आता है शासन करने के दौरान में, जिसको हम लोग अलाउद्दीन मसूद शाह के नाम से जानते हैं। ये शासन करता है 1242 से 1246 के मध्य में, यानी 4 साल का शासनकाल इसका भी होता है। यह भी उतनी मजबूत सत्ता स्थापित नहीं कर पाता है और कुछ ज्यादा कार्य नहीं करता, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसके पश्चात में 1246 से 1266 ईस्वी तक हमारा कौन बैठता है? वो नसीरुद्दीन मसूद शाह बैठता है। कौन बैठता है? नसीरुद्दीन मसूद शाह इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है, जिसका कार्यकाल 1246 से 1266 होता है, ठीक है। तो यह भी बैठता भले है लेकिन उतनी ज्यादा इसको भी तवज्जो नहीं दी गई। फिलहाल में इसको अभी हम जोड़ करके देखते हैं बलबन के संदर्भ में। किसमें? यानी अलाउद्दीन हो गया, नसीरुद्दीन हो गया, देखते हैं बलबन के संदर्भ में, इसी में जोड़ करके हम लोग नसीरुद्दीन को देखते हैं। ये बलबन कौन था? तो बलबन का जो कार्यकाल चलता है, बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 ईस्वी के मध्य में ये बलबन का कार्यकाल होता है, जिसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन होता है, ठीक है। ये गियासुद्दीन बलबन कौन था? तो ये इस पूरे के पूरे गुलाम वंश का बेहद और बेहद महत्वपूर्ण शासक होता है, जो कि तुर्गान ए चहलगानी
तुर्कान ए चहलगानी, जिसकी स्थापना हमारे इल्तुतमिश ने की थी अपने साम्राज्य का मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए। तो इन्हीं 40 सरदारों के सदस्यों में से एक सदस्य था जो कि गयासुद्दीन बलबन था। ये सत्ता में आता है 1266 में और 1287 तक इसका पूरा का पूरा शासनकाल होता है। ठीक है, इसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था इस पूरे के पूरे गुलाम वंश का, जिसने सत्ता को अपनाने के लिए या अपने कब्जे में इस पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की गद्दी को लेने के लिए क्या करता है, हर तरीके के कार्य करता है। होता है ना कि साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना चाहे अपना सकते हैं। तो इसने जो भी सारा कार्य करना था गद्दी को पाने के लिए, वो तमाम सारे ऐसे कार्य करता है। और ये क्या करता है कि ये हमारा मतलब ये जो नसीरुद्दीन होता है, इससे अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। किसका विवाह करवाता है? गयासुद्दीन बलबन की पुत्री होती है, अपनी पुत्री का विवाह ये नसीरुद्दीन मसूद से करवाता है, जो कि अभी इस समय शासक के रूप में होते हैं। ठीक है, तो जिस समय ये क्या होता है कि शासक के रूप में होते हैं और ये चहलगानी का सदस्य होता है जो कि दरबार में ही रहता है। ठीक है, तो अपनी पुत्री का विवाह या किससे करवाता है? नसीरुद्दीन मसूद से। और नसीरुद्दीन मसूद से शादी कब करवाता है? 1249 ईस्वी में। 1249 ईस्वी में शादी करवाता है। और जैसे ही यह शादी करवा देता है तो इसको भी थोड़ा बहुत सत्ता की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि दोनों सगे संबंधी हो गए। तो जो भी सत्ता थी दिल्ली सल्तनत की, उस पे प्रभुत्व ज्यादातर होता है नसीरुद्दीन का, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभुत्व देखने के लिए मिल जाता है किसका? ये गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन का। और कुछ समय ऐसा होता है कि जैसे ही ये शादी वगैरह करवा देता है तो उस समय ये खुश होकर के नसीरुद्दीन गयासुद्दीन बलबन को एक उपाधि देता है, जिसको उल्लुग खां के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा, उल्लुग खां की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी नसीरुद्दीन ने। किसको दी थी? ये दी थी गयासुद्दीन बलबन को। ठीक है, उल्लुग खां की उपाधि देता है। और कुछ समय के पश्चात में ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि बड़ी ही भयानक स्थिति होती है और उसमें कुछ समय के लिए या कुछ समय के पश्चात में ऐसी भी परिस्थिति नसीरुद्दीन मसूद के सामने आती है कि उसकी सत्ता एक प्रकार से गिरने लगती है और इसके साम्राज्य में कोई मजबूतीकरण नहीं बचता, जिससे कि इसकी परिस्थिति बेहद और बेहद गिरी हुई हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि इसको टोपी सी करके अपने जीवन यापन करने की आवश्यकता पड़ती है। इतनी विकट स्थिति आ जाती है नसीरुद्दीन मसूद के लिए। ठीक है, और इसी विकट परिस्थिति का फायदा उठा करके ये गयासुद्दीन बलबन नसीरुद्दीन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यार उस समय गद्दी की प्राप्ति के लिए हत्याएं ज्यादा होती थी, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, लोकतंत्र था नहीं। ठीक है, राजा का पुत्र ही राजा बनता था। और आज वर्तमान की स्थिति में संविधान है हमारा, तो गद्दी से तो उतरना पड़ेगा ही। गद्दी से नहीं उतरोगे तो संविधान हमारा आपको क्या करेगा? बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, तो आजकल के जो नेता गद्दी पे बैठे हुए हैं, ये अगर उतरते हैं तो क्यों उतरते हैं? इनकी मजबूरी है। ये हमेशा के लिए नहीं बैठ सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि संविधान है। इस देश का अपना एक संविधान है जिसमें कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। इन्हीं नियम और कानूनों के बदौलत पूरा भारत देश बंधा हुआ है और पूरे भारत देश की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं इन्हीं नियम और कानूनों के अंतर्गत संचालित होती हैं। उस समय हमारा संविधान था नहीं, राजतंत्र था। तो क्या होता है कि गद्दी के लिए बहुत मारकाट होती थी कि हम राजा बन जाएं, हम राजा बन जाएं। तो गयासुद्दीन बलबन अवसर का फायदा उठाते हुए ये नसीरुद्दीन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और एक प्रकार से ये लौह और नीति की एक प्रकार से आधारशिला रखता है। लौह नीति से ये तात्पर्य है कि तलवार के दम पे अपनी सत्ता को स्थापित करना ही लौह की नीति कहलाती है। ठीक है,
तो ये तलवार के दम पे अपनी सत्ता को या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठता है और इसके लिए वो कई सारे प्रयास करता है और कई सारे प्रयास इस संदर्भ में करता है कि जिसके उसकी सत्ता हमेशा और हमेशा के लिए स्थापित हो सके। कैसे प्रयास करता है? जैसे उसने देवत्व का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? देवत्व का सिद्धांत दिया। किसके संदर्भ में? ये मतलब दिया अपने शासक होने के संदर्भ में उसने देवत्व का सिद्धांत दिया। अर्थात उसका कहना ये था कि मैं जब राजा हूं, मैं राजा हूं, ठीक है, और मैं इसलिए राजा हूं क्योंकि मुझे ईश्वर ने राजा बना करके भेजा है इस पूरे के पूरे पृथ्वी लोक पे कि आप जाइए दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालिए। तो मुझे ईश्वर ने राजा बना करके भेजा है कि मैं आपके बीच में आकर के अपनी सत्ता को स्थापित कर सकूं या शासन व्यवस्था को चला सकूं। तो इस प्रकार से इसको देवत्व का सिद्धांत बोलते हैं। या देवत्व के सिद्धांत से और समझना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि सत्ता को अपने अगर स्थापित करना चाहता है तो वो भगवान के द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकारों को दिखा करके वो अपनी सत्ता को अगर स्थापित करता है किसी भी क्षेत्र में तो उसी को हम लोग देवत्व के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये देवत्व का सिद्धांत देता है हमारा कौन? ये देता है गयासुद्दीन बलबन कि मुझे ईश्वर ने शासक बना करके भेजा है कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के शासक बनूं या राजा बनूं। ठीक है, इस तरीके के सिद्धांत देता है और इस तरीके के सिद्धांत देने के साथ में वो अपनी सत्ता को संचालित करने लगता है। और क्या होता है कि उस समय जो भी अमीर लोग थे या जो भी दरबारी लोग थे वो इसके समर्थन में नहीं होते हैं, यानी इसके समर्थन में नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है? इसका विरोध कर रहे होते हैं। तो ये क्या करता है कि तुर्कान ए चहलगामी उसको भी पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी साम्राज्य को मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए। उन्हीं में से एक सदस्य ये भी था। तो ये इस पूरे के पूरे तुर्कान ए चहलगामी के सदस्यों को क्या करता है? समाप्त कर देता है। और इसी के पश्चात में ये भी कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी शासक को अगर शासन संचालित करना है तो उसका एक कर्तव्य होता है कि वो मतलब अपने शासक के तौर पे कर्तव्यों का निर्वहन करे, या एक प्रकार से निरंकुशता का सिद्धांत भी देता है। वो निरंकुशता से तात्पर्य ये है कि जो भी शासक होगा उसको अपने शासन के दौरान में निरंकुश होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की तरफ पक्षपात नहीं करना चाहिए। निरंकुश से तात्पर्य यह है, पक्षपात से तात्पर्य यह है कि एक प्रकार से अगर बोलें तो वो मतलब उसको जनता के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित नहीं करनी चाहिए, उसको साम्राज्य के अनुसार साम्राज्य को आधार मानते हुए अपनी शासन व्यवस्था को क्या करना चाहिए? संचालित करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से निरंकुशता का सिद्धांत देता है और इसके संदर्भ में जो लोग सहमति में नहीं थे उनको भी समाप्त करता है। और इसी के पश्चात में कुछ ये कार्य और करता है जो कि इसकी सत्ता यहाँ पे स्थापित हो जाती है। क्या होती है उसको भी देख। इसके अलावा ये क्या करता है कि जैसे ही वो एक प्रकार से बोले तुर्कान एक चहलगामी था उसको ये समाप्त कर देता है, यानी तुर्कान एक चहलगानी जो था इसको समाप्त कर देता है जो कि सैन्य व्यवस्था का मजबूतीकरण था। लेकिन इसके पश्चात में ये सैन्य व्यवस्था को और मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए ये एक व्यवस्था और करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीवान ए अर्ज के नाम से जानते हैं। दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं, जो कि ये भी एक प्रकार से बोले तो सैन्य रूप से मजबूतीकरण प्रदान करने के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? वो करता है हमारा गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में दीवाने अर्ज की स्थापना करता है, निरंकुशता का सिद्धांत देता है और इसी के पश्चात में ये अपने आप को कुलीन वर्ग का बताता है। कौन? गियासुद्दीन बलबन
कुलीन वर्ग से तात्पर्य यह है कि अपने आप को उच्च कुल का बताता है कि मैं उच्च कुल का हूं। किससे बताता है? अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, या दरबार में जो लोग होते हैं उनसे, कि मैं कुलीन वर्ग का हूं, आप लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए। यानी अपने सम्मान के संदर्भ में या सम्मान पाने के उद्देश्य से ये क्या करता है? कुलीन वर्ग का बताता है। और इस कुलीन वर्ग के संदर्भ में समाज में या जनता के बीच में ये कुछ प्रथाओं का प्रचलन करता है, या इसके समय में कुछ प्रथाएं चलाई जाती हैं जो कि इसके सम्मान के उद्देश्य से होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक थी हमारा सजदा प्रथा, सजदा या सिजदा के नाम से जानते हैं, सजदा या सिजदा। और दूसरा था पाबोस प्रथा। क्या थी? प्राबोस प्रथा। ये दो प्रथाएं चलाता है। और एक प्रथा हमारी और होती है जिसको हम लोग रोजवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजवा, जो कि एक प्रकार से फारसी भाषा का या फारसी रूप में ये नए साल का त्योहार होता है। तो ये भी एक प्रकार की प्रथा ही थी जो कि चलाई गई थी बलबन के द्वारा। और ये सजदा या सिजदा प्रथा क्या होती है कि इस सिजदा प्रथा से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा तो वो शासक को अर्थात मुझे झुक करके क्या करेगा? सलामी देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिजदा प्रथा के नाम से जानते हैं। और लोगों ने इसको अपनाया भी, क्योंकि शासनकाल इसका था और काफी कठोर नीति अपनाता था ये, क्योंकि लौह और नीति के मार्ग पे चल रहा था, तलवार के दम पे अपनी सत्ता स्थापित की थी, जिस कारणवश लोग इससे थोड़ा सा डरते भी थे। तो इसकी बात को या इस प्रथा को लोगों ने माना भी। और दूसरी थी पाबोस प्रथा। ये पाबोस प्रथा से तात्पर्य ये है कि अगर शासक के सामने कोई भी व्यक्ति आता था तो वो मतलब दंडवत, मतलब लेट करके शासक के चरणों को चूमता था। इसी को पाबोस प्रथा बोली गई, जो कि लोगों को मजबूरन या मजबूरी में इस प्रथा को मानना पड़ा, क्योंकि वो तलवार के दम पे शासन करता था। और जो भी इसकी प्रथा को नहीं मानता था इसको ये मौत के घाट उतार देता था। ठीक है, क्योंकि इसका मानना ही था कि शासक को निरंकुश होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या किसी के पक्ष में पक्ष या विपक्ष नहीं देखना है, जो होगा वही होगा। तो एक प्रकार से कठोर नीति थी इसकी, जिस कारणवश लोगों को मजबूरन मानना पड़ता था। ठीक है, और इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो इसके समय में भी मंगोलों का आक्रमण होता है। और मंगोलों का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में। तो ये मंगोलों के आक्रमण को भी बचाता है। दिल्ली सल्तनत को, पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र को गियासुद्दीन बलबन मंगोलों से भी बचाता है। तो ये भी इस कारणवश थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इसके दरबार में हमारे दो कवि रहते थे, जिसको हम लोग अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, और एक हमारे अमीर शाह करके एक आते हैं, वो भी हमारे इसी के दरबार में रहते हैं। किसके दरबार में? गियासुद्दीन बलबन के दरबार में। अमीर खुसरो का नाम हम लोगों ने 10th और 12th में और 9th में भी हम लोग हिंदी लिटरेचर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो भी सारा सिस्टम था या पूरी की पूरी जो भी घटना थी, ये गियासुद्दीन बलबन के संदर्भ में थी कि गियासुद्दीन बलबन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से सत्ता स्थापित करता है, कौन कौन से कार्य करता है। काफी सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल में ये 1287 आते आते 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके पश्चात में कैकुबाद आता है, जो कि ये ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाता। कैकुबाद के पश्चात में इसका पुत्र क्यूमर्स आता है, जो कि ये भी ज्यादा दिनों तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे टिक नहीं पाता है, जिससे कि 1290 में आकर के ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पे जो गुलाम वंश का शासन था ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और इसी के पश्चात में स्टार्ट होता है खिलजी वंश। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कौन सा वंश? गुलाम वंश, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने काफी सारी बातों का जिक्र किया। और जो भी शासक हमारे इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत पे शासन अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं गुलाम वंश के तौर पे, वो ये शासक होते हैं।
और उनसे जुड़ी हुई ये कहानियां थी या घटनाएं थी। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा गुलाम वंश। इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है या किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग कमेंट क्वेरी करोगे और उसमें हम लोग आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसके पश्चात में हम लोग मिलेंगे खिलजी वंश में और जो भी सारी बातें होंगी उन सारी बातों को लेकर के आपके समक्षम मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे इसी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए